द ट्रूथ टीवी की वैदिक सीरीज की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड के इतिहास के बारे में, जिनमें मुख्य रूप से हम अर्ली आर्यंस के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, उनकी सोसाइटी और पॉलिटी के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में। दोस्तों, अर्ली आर्यंस का एरिया जहाँ तक वो मुख्य रूप से रहे होंगे, उन्हें जानने के लिए हमारे पास केवल ऋग्वेद एकमात्र सोर्स है। हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने बताया कि किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी आर्यंस भारतीय मूल में सेटल हुए। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वैदिक सीरीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें। आइए अब बात करते हैं ऋग्वैदिक आर्यंस के सेटलमेंट एरिया की। ऋग्वैदिक आर्यंस के सेटलमेंट एरिया का अनुमान ऋग्वेद में मेंशन की गई नदियों से लगाया जा सकता है। ऋग्वेद कहता है कि आर्यंस सप्त सिंधु रीजन में रहे, जिसका मतलब है 7 नदियों की भूमि। इंडस या सिंधु रिवर का मेंशन 177 टाइम्स ऋग्वेदा में किया गया है, जो सजेस्ट करता है इंडस और उसकी सहायक नदियों के आसपास के एरिया में ही अर्ली आर्यंस रहे होंगे। सरस्वती, जिसको नदी तरना कहा गया, वो ऋग्वैदिक आर्यंस की सबसे पूज्य नदी मानी जाती है। कुछ और नदियां ऋग्वेद में इस प्रकार मेंशन की गई हैं। काबुल रिवर, जिसे कुबा कहा गया, स्वात रिवर, जिसे सुवस्तु कहा गया, कुरम रिवर, जिसे करुमु कहा गया, झेलम रिवर, जिसे वितस्ता कहा गया, सतलुज रिवर, जिसे सुतोधरी कहा गया, चिनाब रिवर, जिसे असिकनी कहा गया, ब्यास रिवर, जिसे विपास कहा गया, गंधक रिवर, जिसे सदानीरा कहा गया, और घग्गर रिवर, जिसे दृशादवती कहा गया। गंगा का मेंशन सिर्फ एक बार ऋग्वेद में मिलता है और यमुना का केवल 2 बार। ऋग्वेद में डेजर्ट का भी मेंशन आता है, जिसे धावा या मरुस्थल कहा गया। इन सब नदियों को अगर मॉडर्न टाइम के हिसाब से देखा जाए तो पता चलता है कि आर्यंस का पोजेशन ईस्टर्न अफगानिस्तान से लेकर अपर गंगा तक सीमित था, जिसको लेटर पार्ट में आर्यवत कहा गया। ऋग्वेद में हिमवत माउंटेन्स का भी मेंशन आता है, जो आर्यंस की एक ड्रिंक सोमरस का सोर्स था। यहाँ हिमवत हिमालय को ही कहा गया होगा, क्योंकि जिन नदियों की बात ऋग्वेद में हुई वे हिमालय के आसपास के एरिया से ही आती हैं। विंध्यास या सतपुरास का मेंशन ऋग्वेद में नहीं दिखता, जो सजेस्ट करता है कि आर्यंस का सदर्न एक्सटेंट कुछ ज़्यादा नहीं था। वो मेनली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के एरियाज़ के आसपास ही सेटल हुए होंगे। समुद्र शब्द भी ऋग्वेद में मिलता है, पर इतिहासकार ये मानते हैं कि ये शब्द केवल एक बड़ी वाटर बॉडी के लिए ही यूज़ किया गया होगा। अब देखते हैं कि किस प्रकार के समाज में अर्ली आर्यंस रहते थे। आइए जानते हैं अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में। आर्यंस की पूरी टेरिटरी को छोटी छोटी ट्राइब्स में बांटा गया था, जिनको ट्राइबल राजा चलाते थे। ऋग्वेद में 10 राजन युद्ध का मेंशन किया गया है, जिससे हमें उस समय की कुछ मुख्य ट्राइब्स के बारे में पता चलता है। इस युद्ध में सुदास, जो भरत ट्राइब का था, उसने 10 और ट्राइब्स की कन्फिडरेसी को हराया। इनमें 5 ट्राइब्स आर्यंस की थी और 5 ट्राइब्स नॉन आर्यंस की थी। आर्यंस की ट्राइब्स में पुरु, यदु, तुर्वासा, अणु और ध्रुव थे। नॉन आर्यंस की ट्राइब में अलीना, पख्ता, भलानास, शिवा और विशानिन थे। दोस्तों, भरत ट्राइब के मुख्य ऋषि का नाम वशिष्ठ था और 10 ट्राइब के ऋषि का नाम विश्वामित्र था। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज जैसे कई ऋषि उस काल में हुए, जिन्होंने ऋग्वेद के अलग अलग श्लोक बोले। इन्हीं ऋषियों के परिवार में एक कॉमन एरिया जहां गौधन या पशु रखे होते थे, उसे गोत्र कहा गया और ऋषियों के नाम से ही आने वाले आर्यों के गोत्र असाइन किए गए। आज भी आप अपने गोत्र का नाम देखेंगे तो उसमें ऋग्वेद के श्लोक बोलने वाले किसी न किसी ऋषि का नाम जरूर होगा। ऋग्वेद में सुदास ने जिन और नॉन आर्यन ट्राइब्स के साथ युद्ध किया, उसमें एजास, सिग्रस और यक्षु भी आते हैं। आर्यंस की सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी थी। फैमिली बेसिक यूनिट होता था और उसे कुल कहा जाता था। हेड ऑफ द फैमिली मोस्टली मेल होता था, जिसे कुलपति कहते थे, और आर्यंस जॉइंट फैमिली में रहते थे। फैमिलीज मिलकर विलेज बनाते थे, जिसे ग्राम कहा गया। ग्राम मिलकर क्लैन बनाते थे, जिसे विस कहा गया। ग्राम के हेड को ग्रामीणी कहा जाता था और विस या क्लैन के हेड को विस्पति कहा जाता था। नंबर ऑफ क्लैंस या विस मिलकर जन या ट्राइब बनाते थे, जो उस समय सोसाइटी की सबसे बड़ी यूनिट थी। ऑल्दो आर्यन सोसाइटी मेल डोमिनेटेड थी, पर कुछ फीमेल ऋषि का भी मेंशन ऋग्वेद में होता है, जिन्होंने मंत्र कंपोज किए और ऋषियों की उपाधि प्राप्त की, जिनमें मुख्य नाम विश्वरा, अपाला, घोषा, लोपमुद्रा और मैत्रणी थे।
ऋग्वेद चाइल्ड मैरिज या सती जैसी प्रथाओं के बारे में नहीं बताता और स्वयंवर करने की प्रक्रिया का भी मेंशन आता है, जिसका मतलब था अर्ली आर्यंस की सोसाइटी वुमेन को लेकर इतनी रिजिड नहीं थी। मोनोगैमी मेन फॉर्म ऑफ मैरिज थी, पर पॉलीगैमी भी कुछ राजाओं द्वारा परफॉर्म की जाती थी। शिक्षा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। शिष्य गुरु के घर जाकर अपनी शिक्षा लेते थे और समाज में सबको शिक्षा का अधिकार था। उपायन या सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी के बाद शिष्यों को शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा आध्यात्मिक ज्ञान, युद्ध नीति, शास्त्रों और शस्त्रों की होती थी। पशुपालन की शिक्षा भी शिष्य गुरुकुलों में पाते थे। अर्ली वैदिक एज में कास्ट सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं थी। हाँ, डिवीजन जरूर ऋग्वेद में मिलती है जो केवल काम पर निर्भर करती थी। ऋग्वैदिक समाज 3 मुख्य भागों में विभाजित था, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे। ये सब जन्म से जातियां नहीं थी। उस समय जो शिक्षा देता था उसे ब्राह्मण कहा गया, जो युद्ध लड़ता था उसे क्षत्रिय कहा गया और जो पशुपालन या खेती करता था उसे वैश्य कहा गया। कोई भी अपना काम खुद चूज कर सकता था, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य होना जन्म पर निर्भर नहीं करता था। इन तीनों वर्णों के बीच इंटरकास्ट मैरिजेस भी अलाउड थी, जो ऋग्वेद की कुछ पंक्तियों से सिद्ध होती है, जो इस प्रकार थी। मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माता अनाज निकालती हैं। हम अलग अलग तरीके का काम करते हैं, पर फिर भी हम एक फैमिली हैं। हमारी आय के साधन अलग हैं, पर फिर भी हम साथ रहते हैं। पहली बार 4 कास्ट का मेंशन एक रिजिड फॉर्म में ऋग्वेदा के 10th मंडल में पुरुष सूक्ता मंत्र में पाया जाता है, जिसमें जातियों का उत्पन्न कैसे हुआ उसकी परिकल्पना बताई गई है। अर्ली आर्यंस ज्यादातर वुलन क्लोथ्स पहनते थे। ऋग्वेद में केवल एक प्रकार के ही अनाज का मेंशन मिलता है, जो बार्ले है, जिसको ऋग्वेद में यवा कहा गया। अब बात करते हैं अर्ली वैदिक एज की पॉलिटी के बारे में। जैसे हमने पहले बताया कि आर्यंस ट्राइबल लोग थे और उनकी पॉलिटी भी ट्राइबल थी। गवर्नेंस का मुख्य रूप राजतंत्र था, जो मुख्य तौर पर ट्राइबल होता था। राजा को गोपति या राजन कहा जाता था, पर ऋग्वेद कई जगह पर परिवार के बाहर के लोगों को भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशंस दिए जाने की बात करता है। ट्राइबल लीडरशिप सभा और समिति जैसी ट्राइबल असेंबली से कंट्रोल की जाती थी। सभा में ज्यादातर बूढ़े और अनुभवी लोग होते थे और समिति पूरे क्लैन को ही कॉन्स्टिट्यूट करती थी। राजा अपने हिसाब से इन असेंबलीज का कॉन्स्टिट्यूशन करते थे। सभा का हेड सभापति कहलाता था। सभा के लोग राजा को राज चलाने में सलाह देते थे। सभा कानून को भी देखती थी और कानून को वायलेट करने वालों को सजा भी देती थी। समिति के हेड को पति कहा जाता था। समिति मुख्य रूप से राजाओं को इलेक्ट और नॉमिनेट करती थी। इसी के साथ राजा को कई और लोगों का सपोर्ट होता था, जैसे पुरोहित राजा का धार्मिक जीवन देखता था, सेनानी सेना को व्यवस्थित रखता था, ग्रामीणी जो विलेज का हेड होता था वह भी राजा से सीधा संपर्क में होता था, और कुछ गुप्तचरों का भी मेंशन ऋग्वेद करता है। आर्मी में पैदल चलने वाले सैनिक और रथ चलाने वाले सैनिक होते थे। अर्ली आर्यंस ने जो वेपन्स यूज किए उनमें धनुष बाण, भाले और कुल्हाड़ियां थी, और सैनिक सारदा, व्रता और गण जैसी कई डिविजन्स में विभाजित होते थे। दोस्तों, हमें आशा है कि वैदिक सीरीज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके ऋग्वैदिक काल के बारे में क्या विचार हैं, हमें ज़रूर लिखकर बताएं।